हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी DSSB, TGT, PGT में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। Option number A, Rosalind, B, Gertrude, C, Ophelia, D is Portia. So, question is about the Queen of Denmark and mother of Prince Hamlet. यानी कि डेनमार्क की क्वीन और प्रिंस हैमलेट की मदर। तो रोजालिंड का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ओफिलिया बिलवेड थी। तो गर्ट्रूड इज द करेक्ट ऑप्शन। गर्ट्रूड वॉज द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड शी वॉज ऑल्सो द क्वीन ऑफ डेनमार्क। So B option is the correct option. Second question, Hamlet by Shakespeare is set in which of the following countries? So options are given here, Denmark, Poland, Greece. So क्वेश्चन में पूछा गया है हैमलेट जो है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है किस कंट्री में सेट किया गया है, यानी इसकी सेटिंग किस कंट्री में है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। और अगर हम मेन लोकेशन की बात करें तो हैमलेट जो है वो एल्सिनोर कैसल में इसकी सेटिंग है जो कि डेनमार्क में है। So A option is the correct one. Now the question number 3. Shylock is a character in Shakespeare's and the options are given here. Twelfth Night, The Merchant of Venice, As You Like It, Hamlet. So here the question is being asked, Shylock जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस वर्क से है। ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो देखिए ट्वेल्थ नाइट में शाइलॉक ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, एज यू लाइक इट में भी नहीं है, हैमलेट में भी नहीं है। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 4. Fortinbras is a character in Shakespeare's Othello, Julius Caesar, Hamlet, King Lear. Fortinbras जो कैरेक्टर है ये हैमलेट में है और ये इम्पॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हैमलेट। Question number 5. Who has written Hamlet and His Problems? Hamlet and His Problems ये वर्क किसने लिखा है? T.S. Eliot, P.B. Shelley या फ्रांसिस बेकन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, T.S. Eliot. He has written the work Hamlet and His Problems. इसमें इन्होंने बताया है किस तरीके से हैमलेट जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है डिले इन एक्शन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टाइम मिले तो ये वर्क पढ़िएगा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इट हैज बीन रिटन बाय T.S. Eliot. So question number 6. Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? शेक्सपियर का जो वर्क द टेम्पेस्ट है उसकी हीरोइन का क्या नेम है? पोर्शिया, मिरांडा, डेस्टिमोना या नेरेसा। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मिरांडा और प्रॉस्पेरो। और मिरांडा से रिलेटेड बहुत सारी लाइंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप शेक्सपियर की इम्पॉर्टेंट लाइंस वीडियो को देखिएगा, उसमें मिरांडा की 5 to 6 लाइंस को मैंने मेंशन किया है। तो 6 में जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. द लाइन्स ईच कैन नॉट विदर हर नॉट कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी अकर्स इन। तो लाइन में बोला गया है ईच कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी। इट मीन्स इस लाइन में जो क्लियोपाट्रा है उसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया है इनोबार्बस ने। तो इस लाइन में ये किस वर्क से रिलेटेड है शेक्सपियर के? ऑल फॉर लव, हैमलेट, एज यू लाइक इट और एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। तो किस वर्क से? अभी मैंने आपको बोला है क्लियोपाट्रा को ग्लोरीफाई किया है इनोबार्बस ने इस लाइन में। तो ये एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हु हैज रिटन पीटर बेल एमंग द फॉलोइंग? पीटर बेल वर्क किसने लिखा है? तो ये जो वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, इसमें से किसने लिखा है? तो आई होप यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ. Peter Bell has been written by William Wordsworth. In which poem do the following lines occur? They flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. Options are given here. Daffodils, the word is too much with us, Tinton Abbey. तो देखिए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के लिए बोला गया है ये दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये जो डैफोडिल्स है इसे हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड।
Daffodils, also known as I wandered lonely as a cloud. So A option is the correct one. Now, the question number 10. Wordsworth poems mostly deal with पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रिवॉल्यूशन। वर्ड्सवर्थ की जो पोम है, जो उनकी पोम्स हैं, वो मोस्टली किस टॉपिक पर लिखी जाती हैं? तो देखिए, पॉलिटिक्स पे तो उन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया है। सिटी लाइफ के बारे में हमेशा सिटी लाइफ को क्रिटिसाइज किया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अम्बल एंड रस्टिक लाइफ। और जो भी रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी थीम ही है रस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करना। Now, the question number 11. La Belle Dame Sans Mercy is a poem depicting love between a knight and a fairy. The poem is written by. तो La Belle Dame Sans Mercy जो पोम है, इसे किसने लिखा है? सबसे पहले इसके बारे में इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जॉन कीट्स, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट सदे। तो ला बेले डेम सेंस मर्सी एक बैलेड है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Next, question number 12. Under the Greenwood Tree is written by. Under the Greenwood Tree किसने लिखी है? जॉर्ज एलियट, टॉमस हार्डी, एमिली ब्रॉन्ते। तो देखिए, जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री से टॉमस हार्डी ने लिखा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. What is the subtitle of Thomas Hardy's novel The Mayor of Casterbridge? जो टॉमस हार्डी की नॉवेल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, उसका सब टाइटल क्या है? ए ऑप्शन इज लॉसेस एंड गेन्स, बी इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, सी इज प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। और ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। Now the question number 14. What is the name of Bakha's sister in Anand's Untouchable? यानी मुल्कराज आनंद की जो अनटचेबल है उसमें जो मेन कैरेक्टर है बाखा, बाखा की जो सिस्टर है उसका नेम क्या है? ऑप्शंस आर गिवन हियर, सोहिनी, मोहिनी, रेखा, चंपा। तो देखिए, अनटचेबल में जो बाखा की जो सिस्टर है उसका नेम है सोहिनी। और अनटचेबल जो नॉवेल है मुल्कराज आनंद ने लिखा था, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। Now the question number 15. Which of the following is not a work by Mulkraj Anand? The Private Life of an Indian Prince, Coolie, Kanthapura, Two Leaves and a Bud. So here the correct option is option number C, Kanthapura. यानी इन सारे वर्क्स में से ऐसा कौन सा वर्क है जो मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है? तो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये सारे वर्क आनंद ने लिखे हैं। बट द कांथापुरा वर्क ये राजा राव की है। इट इज रिटन बाय राजा राव। आई होप यू अंडरस्टूड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 16. Repetition of the same or similar consonant sounds at the beginning of words is called एसिनेंस, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी, सिमिली। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी पोम की जो लाइन है उसमें अगर सेम सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ किया जा रहा है बिगिनिंग में, जैसे फुल फेदम फायर दाई फादर लाइज, फुल फेदम फायर दाई फादर लाइज में एफ एफ जो ये लेटर है इसका रेपिटेशन है और ये कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है ना, फुल फेदम फायर दाई फादर लाइज। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेपिटेशन, फिर से मैं एक बार इसे क्लियर करती हूँ, रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि किसी भी पोम को अगर आप रीड करो और उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनके बिगिनिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर यूज हो तो वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग इज व्हाट? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोली। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यह है पर्सोनिफिकेशन। अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स। जो नॉन लिविंग बींग्स हैं अगर हम उनको लिविंग बींग्स यानी ह्यूमंस की तरह ट्रीट करेंगे तो पर्सोनिफिकेशन है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, की डेथ लेटी हुई है। आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, किंग्स के आइसी हैंड्स पर। तो डेथ
ना तो हम डेथ को टच कर सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि कोई लड़की है या लड़का है, बट हमने यहाँ पर क्या किया, डेथ को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है. सो इट मीन्स इट इज पर्सोनिफिकेशन. 17th, B option is the correct one. Now, 18th question number. The figure of speech in Oh My Love is Like a Red, Red Rose. And options are given here. Simile, personification, metaphor, hyperbole. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि माई लव इज लाइक अ रेड रोज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यह सिमिली. और सिमिली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है. एज लाइक सो ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं. तो देखिए लव को रेड रोज से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली. अगर मैं बोल दूँ माई लव इज़ अ रेड रोज और डायरेक्ट अगर हम उसे बोलें कि माई लव इज़ अ रेड रोज, तो वो क्या है हमारा मिटाफर. लाइफ इज लाइक अ ड्रीम अगर मैंने बोला तो लाइक अ ड्रीम क्या है, सिमिली है. बट डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ लाइफ इज अ ड्रीम, तो वो क्या है, मिटाफर है. तो जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया, माई लव इज लाइक अ रेड रोज. लाइक तो लाइक इज सिमिली, बट माई लव इज अ रेड रोज, तो ये क्या है, मिटाफर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ इज अ ड्रीम. तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था सिमिली क्या है, जिसमें कंपैरिजन होता है, बट मेटाफर में कंपैरिजन तो होता है बट उसे हम डायरेक्टली वो कह देते हैं. जैसे मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज बीइंग डन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज लाइक सो. लाइफ इज अ ड्रीम हम उसे डायरेक्ट कहते हैं, ये इम्प्लाइड सिमिली है. तो मेटाफर इज द करेक्ट ऑप्शन. बट अगर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम होता तो सिमिली होती. बट लाइफ इज अ ड्रीम दिया गया है, इसलिए ये मेटाफर है. I hope you all understand. Now, the question number 20. What is the figure of speech in the following sentence? Authority forgets a dying king. Authority forgets. अब यहाँ पे देखिए authority. Authority कोई मेल है, फीमेल है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, बट हम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई लिविंग बींग है. तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन होगा. बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है. Authority forgets a dying king. सिमिली हो नहीं सकता, एज लाइक का यूज नहीं किया गया है. पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस. ओके, सो डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and like the video, share it with your friends. Thank you.